Assalamualaikum. Today we will study about biology chapter number 2 solving a biological problem. It means आज हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि एक प्रॉब्लम को मिसाल के तौर पर कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ अगर ह्यूमंस के ऊपर आ जाती है, कोई वायरस है, तो उसको सोल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करना होता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजिकल मेथड ऐसे साइंटिफिक मेथड को कहा जाता है जिनके ज़रिए से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमारी है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अब मिसाल के तौर पे एक बीमारी है, जिस तरीके से अभी कोविड-19 आया हुआ है, तो इस वजह से ये एक बीमारी है, तो इसको सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड का, इसके 4 से 5 तरीके हैं, 5 मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब तकरीबन 500 ईयर्स एगो, मैक्सिमम 500 ईयर्स एगो से ये मेथड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं मेथड के ज़रिए से ही एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। अगर मैं बात करूँ 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की बात करूँ तो तब से लेकर अब तक जितनी भी रिसर्च हुई हैं, उन सब मिसाल तो जो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हुई है, जो इकोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई हैं, उन सब में इन्हीं मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं ये कहूँ कि हर इंसान एक बायोलॉजिस्ट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर 19th सेंचुरी से पहले की बात की जाए तो अर्लीस्ट इन दी लाइफ पहले इंसान क्या करता था? हंटिंग करता था, शिकार करता था, किनका? जानवर्स का। और क्या करता था? फ्रूट से अपने लाइफ को सर्वाइवर के लिए इजी बनाता था, फ्रूट्स का इस्तेमाल करके। तो जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो हंटिंग के लिए डिफरेंट एनिमल्स की उसने रिसर्च की, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में रिसर्च की, और ये जाना कि ये इस नतीजे पर पहुंचा कि ये एनिमल जो है मेरे लिए मोस्ट पावरफुल है, यानी कि मेरे लिए ज़्यादा एनर्जी के काबिल हैं। और जैसे वक्त गुजरता गया, उसने फ्रूट्स के बारे में भी ये जाना कि ये मेरे लिए एडिबल है और ये नॉन एडिबल फ्रूट्स हैं और प्लांट्स हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान एक बायोलॉजिस्ट है। अब बायोलॉजी ने क्या किया है कि डिफरेंट मेथड जो हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि बायोलॉजिकल मेथड को समझना हर ह्यूमन के लिए इजी हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इसमें फर्स्ट टाइम में क्या किया जाता है? रिकॉग्निशन की जाती है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की रिकॉग्निशन की जाती है, उसको जाना जाता है। अब मिसाल के तौर पर किसी भी साइंटिस्ट के जहन के अंदर, माइंड के अंदर कुछ एक सवाल आया, क्वेश्चन, किसी भी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब जिस तरीके से हम बात करें, आइंस्टाइन की बात करें, तो उसने क्या किया कि देखा कि एक सेब को देखा कि वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, यानी कि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है। उसके अंदर एक सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो ये होता है कि फर्स्ट टाइम में उसको रिकॉग्निशन किया जाता है, जाना जाता है कि वो सवाल किस किस्म का है और बायोलॉजिस्ट ने ये कौन सा सवाल किया है। तो पहले स्टेप में ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑब्जर्वेशन का। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि सवाल कर दिया, किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड, किसी भी थिंग्स के रिलेटेड सवाल किया, तो अब दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरा स्टेप उसका आ जाता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो है इसको कहते हैं मुशाहिदा। अब ये 5 तरीक़ों से होता है, 5 वे से, यानी कि 5 सेंसेस के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है विजन, फिर हेयरिंग, फिर स्मेल, फिर टेस्ट, एंड लास्ट पे आ जाता है टच। यानी कि इन 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमर से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, या तो हम उसको देखकर या उसको हेयरिंग करके, सुन के,
या स्मेल करके उसकी हमें बू से पता चल जाता है ये कौन सी बीमारी है, या टेस्ट करके या टच करके। इन 5 सेंसेस के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो है दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। ये 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है। अब क्वालिटेटिव में क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसकी खूबी को, उसकी तरीक़ेकार को। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट ने एक न्यू इन्वेंशन की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी खूबी क्या है, उस चीज़ को चेक किया जाता है, उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। अब इसमें दूसरी, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, उस चीज़ की क्वांटिटी को, मिकदार को ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी में चीज़ है, उसकी क्या मिकदार है। तो ऑब्जर्वेशन की बेसिकली ये 2 टाइप्स हैं। अब एक डार्विन, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, डार्विन एक साइंटिस्ट था, डार्विन। अब इसने क्या किया था, अब डार्विन ने क्या किया था कि डार्विन ने ना सिर्फ चीज़ों की क्वालिटी को, उसकी खूबी को, क्वांटिटी को देखा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, बल्कि उसने नेचुरलिस्ट, कुदरती चीज़ों के पर भी बहुत ज़्यादा गौर किया। उसने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ें किनको ऑब्ज़र्व करके उनको देखा कि ये चीज़ों की क्या खूबी है, क्या खामी, यानी कि उनके बारे में ऑब्ज़र्व, मुशाहिदा किया और लोगों के सामने नई नई रिसर्च को पेश किया। तो ये था बायोलॉजिकल मेथड के बाद आ जाती है ऑब्जर्वेशन। कोई भी बीमारी आई है, उसके बारे में सबसे पहले बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन की, उसकी पहचान की, उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व किया। अब भी क्या कर सकते हैं, दूसरे साइंटिस्ट क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट ने तो ऑब्ज़र्व कर लिया, अब दूसरे साइंटिस्ट क्या होते हैं, इसको फॉल्स करने के लिए, झूठा करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच भी है या फॉल्स है। अब ऑब्जर्वेशन को फॉल्स करने के लिए क्या आई, नेक्स्ट आ जाती है हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस में क्या होता है कि ये इसमें अगर किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की है, कुछ मुशाहिदा किया है, तो उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, उसकी टेंटेटिव यानी कि ऐसी वजाहत करनी पड़ती है कि ताकि दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उसको फॉल्स ना कर सके। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रपोजिशन। इसको ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। जब साइंटिस्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन की तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है ताकि दूसरे साइंटिस्ट उसको फॉल्स ना कर सकें। अगर वो ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता तो वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट उसको फॉल्स कर देते हैं। अब टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं कि वो एक्सप्लेनेशन किस तरीके की होनी चाहिए, हाइपोथेसिस किस तरीके की होनी चाहिए। अगर वो उस तरीके की हाइपोथेसिस देता है तो उसकी हाइपोथेसिस को, वो ऑब्जर्वेशन को वो करेक्ट साबित कर लिया जाता है कि यानी कि वो ये कह दिया जाता है कि वो साइंटिस्ट बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। सबसे पहले आ जाती है इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। साइंटिस्ट कहते हैं इसको जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट आम सी है, जनरल सी है, यानी कि वो बिल्कुल उस डिजीज़ के रिलेटेड ही स्टेटमेंट है कि जो साइंटिस्ट कह रहा है, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आ जाती है टेंटेटिव आइडिया। अगर किसी साइंटिस्ट ने वो हाइपोथेसिस और उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है तो उसके आइडिया को इतना बेहतर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए ताकि दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उसको फॉल्स ना कर सके। उसके बाद इसको होना चाहिए अपनी ऑब्जर्वेशन के अवेलेबल, जो उसकी ऑब्जर्वेशन दी है उसके ऊपर उसको मुत्तफिक एग्री होना चाहिए, यानी कि एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। तो लास्ट में आ जाता है इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, यानी कि फॉल्सिफिएबल, उसको फॉल्स करने तक होना चाहिए। यानी कि उसको इतनी ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि अगर कोई साइंटिस्ट को वो स्टेटमेंट रॉन्ग लगे तो वो उसको फॉल्स कर सके, झूठा कर सके। तो ये हाइपोथेसिस की कुछ खुसूसियात हैं। अगर कोई साइंटिस्ट इसके रिलेटेड
थिंक करता है, सोचता है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन को इसके रिलेटेड एक्सप्लेन करता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन को हाइपोथेसिस बना दी जाता है, उसको करेक्ट साबित कर लिया जाता है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट स्टेप, डिडक्शन। अब डिडक्शन वो स्टेप है जिसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन को, जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है, उसको झूठा साबित कर भी दिया जाता है और नहीं भी किया जाता। यह हमारा फोर्थ स्टेप। अगर उसकी एक्सप्लेनेशन वाकई ही ठीक थी तो वो डिडक्शन के थ्रू, अगर वो फाल्सीफाई नहीं होती तो आगे किस में चल जाती है, एक्सपेरिमेंट के अंदर चली जाती है। उसके ऊपर दूसरे साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर वो फाल्सीफाई हो जाती है डिडक्शन के अंदर तो वो उसको रद्द कर दिया जाता है और साइंटिस्ट अपनी नए सिरे से शुरू से अपनी ऑब्जर्वेशन को बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो मेन स्टेप है वो है कि लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि इज टेकन बी ट्रू एंड फॉल्स। अब डिडक्शन के अंदर क्या किया जाता है, इफ देन लॉजिक का यूज किया जाता है। इफ एंड देन, इस लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर एंड फिर। मिसाल के तौर पर अगर एक साइंटिस्ट ने क्या कहा कि प्लांट्स के अंदर, एक प्लांट्स को लिया, उसके ऊपर सर्च की और उसने ये सर्च की कि उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। उसने क्या किया, एक प्लांट को देखते हुए सब प्लांट्स का अंदाज़ा लगा लिया कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब मिसाल के सब प्लांट्स का अंदाज़ा लगा लिया कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक पौधा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि सबके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो इसी तरीके से अगर उसने सब प्लांट्स का ये जायज़ा लिया कि हर प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, सिवाय एक प्लांट्स को चेक किया उसने, एक पौधे को छोड़ के, एवरी प्लांट्स हैव न्यूक्लियस एक्सेप्ट वन, तो एक को चेक नहीं किया उसने, बाकी सब पौधों को चेक किया तो उसमें न्यूक्लियस था। तो उसने इस बात से भी अंदाज़ा लगा लिया कि जिस प्लांट्स को मैंने चेक नहीं किया उसमें भी न्यूक्लियस होगा। तो ये दो तरीके से सर्च करते हैं साइंटिस्ट, डिडक्शन को करते हैं कि सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जिस प्लांट के ऊपर अंदर देखा उन्होंने कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो वो बाकी प्लांट्स का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाकी सब में भी न्यूक्लियस होगा। अगर बाकी सबको उन्होंने देख लिया और एक प्लांट को नहीं देखा तो उन्होंने बाकी सब से एक प्लांट का अंदाज़ा लगा लेना कि उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। अगर वो ऐसा साबित नहीं होता तो डिडक्शन फॉल्स हो जाती है। तो क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं ऑब्जर्व करते, बल्कि वो सारी उसकी जो हाइपोथेसिस होती है उसको सबको रद्द कर दिया जाता है, उसको फॉल्स कह दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन का। एक्सपेरिमेंटेशन का अब क्या हुआ कि डिडक्शन के अंदर भी वो फाल्सीफाई नहीं हो सकी, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट साबित हुई है, तो वो किस में चल जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन में। अब एक्सपेरिमेंटेशन में क्या हो, अब डिडक्शन के बाद अगर डिडक्शन में भी वो करेक्ट साबित हो जाती है तो उसमें चल जाती है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन में। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के में जब वो आ गई, वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में के वेज में पहुंच गई, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अपनी, हर साइंटिस्ट जो है उसके रिलेटेड अपनी डिडक्शन दिखाता है। तो एक्सपेरिमेंट जब उसके ऊपर होती है, अगर वो हो जाए करेक्ट साबित, अगर वो करेक्ट साबित हो जाती है तो उसको मज़ीद फॉल्स नहीं किया जा सकता, उसको करेक्ट साबित ही कर लिया जाता है और वो नेक्स्ट लॉज और थ्योरीज में चली जाती है, अगर एक्सपेरिमेंट के बाद वो रॉन्ग साबित नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट ने कह दिया कि सब प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, अगर एक साइंटिस्ट ने भी ये साबित कर दिया कि सब प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन में रॉन्ग हो गया और सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उसकी वो सारी रॉन्ग साबित हो चुकी है। अब वो मज़ीद नए सिरे से उन प्लांट्स के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन करेगा। अगर एक्सपेरिमेंटेशन में भी वो करेक्ट साबित हो जाती है तो वो नेक्स्ट स्टेप में चली जाती है, जिसको हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब एक्सपेरिमेंटेशन भी दो तरह की होती है, एक को हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट,
ये एक तरह की ही होती है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इन साइंस के अंदर जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का नाम दे देते हैं। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली ये दो ग्रुप्स के होते हैं, एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और एक को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं, यानी कि एक को टेस्टेड किया जाता है और दूसरे को उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट मान लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस होता है, यानी कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अब पौधों के लिए वो नेसेसरी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है, इसको किस में डिस्कस किया जाता है? कंट्रोल ग्रुप के अंदर। जब नेसेसरी नहीं होती जब तब उसको किस में किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। तो अब इन दोनों के रिलेटेड जो साबित हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है कि ये मिसाल के तौर पर अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी नेसेसरी है पौधों के लिए, तो उसको हम कंट्रोल ग्रुप का नाम दे देते हैं। अगर वो प्रूव्ड ना हो, साबित ना हो, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दे देते हैं। जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी होती है तो वो नेक्स्ट किस में चली जाती है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर। अब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में क्या होता है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में ये होता है कि जितना भी वो रिजल्ट टोटल आ चुका है हमारे पास, जब जहाँ तक हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, अब उसको समराइज़ किया जाता है, यानी कि एक बुक की तरह उसको इकट्ठा किया जाता है उसको पब्लिश करने के लिए। यानी कि उसके ऊपर एक बुक बना दी जाती है उस रिसर्च के ऊपर कि इस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है और उसकी सारी डिटेल्स, उसकी हाइपोथेसिस, डिडक्शन, उसके रिलेटेड सारा उसको एक जगह पर समराइज़ कर दिया जाता है। और लास्ट में आ जाता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, यानी कि उस रिज़ल्ट को रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग दी रिज़ल्ट। अब लास्ट में क्या किया जाता है? रिजल्ट को रिपोर्ट किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास बुक बन चुकी है वो पब्लिश होने के लिए वो क्या किया जाता है, उसको मज़ीद बुक शो पे भेज दिया जाता है। यानी कि अब हमारे पास ये सारी समराइजेशन हो चुकी है रिजल्ट्स की। अब उसको क्या किया जाता है? मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब उसको स्टूडेंट्स को बताया जाता है और उसके मज़ीद जो है इफ़ेक्ट हैं, यानी कि उसके मज़ीद रिलेटेड जो मज़ीद रिसर्च रह जाती हैं बकिया, उसको मज़ीद साइंटिस्ट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारा बायोलॉजी को कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के सारे मेथड, सारे वे, सारे प्रोसेस। तो ये कुछ स्टेप्स से जो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए। अगर कोई भी साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करता है तो उसको इन स्टेप्स के अंदर से गुजरना पड़ता है, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट